आदर अदाब अभिनंदन अभाव आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूजुअली यूनिकासो YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम और पोषण। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर नहीं देखें, पार्ट 1 में है आपका पोषण पर आधारित कुछ डायग्राम, और उसके बाद पार्ट 2 में हम बताए हैं पौधों में पोषण। अब आज पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण में 3 विधियां आप में दी गई है, पहला अमीबा, दूसरा पैरामीशियम और तीसरा मनुष्य। सब के बारे में हम जानेंगे किस प्रकार किसमें पोषण होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण की विधि किस प्रकार होती है, अमीबा कैसा जीव है, पहले इसको जानना अनिवार्य है। अमीबा जो तो चलिए लिखते हैं पहले। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। आखिर में जीव कैसा है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है? प्रोटोजुआ है, मृदु जलीय प्रोटोजुआ है। मृदु जलीय प्रोटोजुआ है। कौन? अमीबा। अमीबा मृदु जलीय प्रोटोजुआ है। अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। इनमें खास अंग नहीं होता। आखिर में आप कभी सोचे अमीबा में खास अंग क्यों नहीं होता? या फिर पैरामीशियम जो कि एक कोशिकीय जीव है, इसमें भी खास अंग क्यों नहीं होता? और मनुष्य में खास अंग होता है क्यों? ये एक कोशिकीय जीव है, ये भी पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है, और इनमें खास अंग नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसको कभी जानने का प्रयास क्यों है? इसीलिए नहीं होता क्योंकि यह इनका पूरा शरीर जो है पर्यावरण के संपर्क में रहता है, और इनका शरीर जो है विसरण की क्रिया द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से कर लेता है। इसीलिए इनका जो शरीर रहता है उसमें किसी भी प्रकार का अंग नहीं रहता, और ये मात्र एक कोशिकीय जीव रहते हैं, यही कारण है। और अमीबा है क्या? अमीबा एक कोशिकीय मृदु जलीय प्रोटोजुआ है। अमीबा गति किसके द्वारा करता है? तो अमीबा गति करता है आपका एंडोसाइटोसिस यानी कि कुटपाद के द्वारा। इसका इंग्लिश नाम इंडोसाइटोसिस है, ठीक है। इंडोसाइटोसिस इसका इंग्लिश नाम है, और ये कुटपाद के द्वारा गति करता है। अब आता है अमीबा। अमीबा का आकार कैसा होता है? अमीबा का जो आकार होता है ये अनिश्चित होता है, कभी कुछ, यानी कि आप कैसा भी फोटो बना दें वह अमीबा ही बनेगा आपका, ठीक है। अनिश्चित आकार होता है। अब पूछिए कि क्या ये अमीबा है? तो हाँ भाई अमीबा है। अब देखते हैं ये भोजन ग्रहण कैसे करता है। तो मान लीजिए एक कुटपाद, इसका हम ए मान लिए, इसको एक कुटपाद हम यहाँ से ऐसे ले लेते हैं, इसको हम बी मान लिए, और ये लेते हैं हम भोजन। तो अमीबा करेगा क्या? यह पहला तो प्रक्रिया इसका होगा, ये भोजन अगर यहाँ है तो ये आ गया ए, यहाँ ए था और ये यहाँ आ गया, बी जो था ऐसे करके ये यहाँ आ गया। अब बी से क्या होगा? अब सी में अगला चैप्टर देखते हैं, ये आ गया डी चैप्टर, ई चैप्टर। अब आते हैं एफ में। अमीबा में क्या होता है? तो अमीबा में भोजन आप ले लीजिए, ये आपका यहाँ आ गया भोजन, ए और बी इस प्रकार हो गया। अब ए और बी क्या करेगा? अब आ गया भोजन अमीबा के पेट में, ठीक है। अब भोजन कहाँ आ गया? अमीबा के पेट में। अमीबा के पेट में जो भोजन आया, मान लीजिए ये आ गया आपका भोजन हो गया, और अमीबा के पेट में भोजन गया कैसे? तो विसरण क्रिया के द्वारा। ये भोजन किस क्रिया के द्वारा ग्रहण करते हैं? तो ये भोजन जो है विसरण क्रिया के द्वारा ग्रहण करते हैं। अब आता है इनका भोजन क्या क्या है। ये विसरण क्रिया द्वारा भोजन करते हैं, और इनका भोजन क्या क्या है? तो ये भोजन के रूप में ये डायटम, शैवाल और कुछ एक कोशिकीय जीवों को ये अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव के रूप में ये अपना
भोजन ग्रहण करते हैं और ये इनका भोजन है। डायटम, शैवाल और कुछ एक कोशिकीय जीव जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनको भी ये अपने चपेट में लेकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो यही है आपका अमीबा। अमीबा में भोजन जो होता है विसरण क्रिया के द्वारा ग्रहण होता है, और जहाँ पर यह भोजन जाता है जैसे ही भोजन उनके पेट में गया वहीं पर राजधानी का निर्माण हो गया। यही आपका हो गया राजधानी। अमीबा में भोजन जो होता है 3 विधि के द्वारा ग्रहण होता है, ठीक है। एक पहला हो गया आपका अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण के बाद क्या आता है पाचन, और उसके बाद हो गया आपका निष्कासन, जिसको कि हम उत्सर्जन भी कहते हैं, ठीक है। तो अमीबा में भोजन जो है 3 विधियों के द्वारा ग्रहण होता है। पहला अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन और तीसरा निष्कासन। इन तीनों विधि के द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण, यानी कि अंतर्ग्रहण देखते हैं। पहले अंतर्ग्रहण देख लीजिए ये किस प्रकार, हम बता दिए ये इस प्रकार अंतर्ग्रहण करते हैं। पाचन की क्रिया में जैसे ही भोजन गई तैसे ही राजधानी का निर्माण होता है, और ये राजधानी में भोजन जो है क्या होते हैं कार्बनिक पदार्थ में घुलित होते हैं। धीरे धीरे भोजन क्या होते हैं जैसे कि तरल पदार्थ के रूप में बनना प्रारंभ करते हैं, और भोजन तरल पदार्थ के रूप में बनने के बाद भोजन क्या कहें तरल पदार्थ के रूप में बनने के बाद ये कहाँ जाते हैं, भोजन तरल पदार्थ के रूप में बनने के बाद जीव द्रव्य में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, जीव द्रव्य में चले जाते हैं तरल पदार्थ बनने के बाद, और जीव द्रव्य से ये पूरे शरीर में वितरित हो जाता है, पूरे शरीर में वितरित हो जाता है, यानी कि पूरे शरीर में चला जाता है। अमीबा के बारे में आगे कुछ और 2-3 चैप्टर आगे आप देखेंगे अमीबा में क्या होता है। तो अमीबा में जो होता है द्विखंडन होता है, अमीबा 2 बराबर भागों में बढ़ता है, वो आगे देखेंगे। तो यही था अमीबा के बारे में। अमीबा एक कोशिका मृदुजलीय प्रोटोजोआ है, इसमें अंतर्ग्रहण, पाचन और निष्कासन। हाँ, निष्कासन, पाचन तो हम कर लिए, भोजन पच गया, पूरे शरीर में वितरित हो गया, अब बचा भोजन का अवशिष्ट पदार्थ। तो अवशिष्ट पदार्थ जो बचा उसका निष्कासन भी तो होना चाहिए। तो ये निष्कासन होगा कैसे, तो इसके निष्कासन के लिए ये हम लाते हैं निष्कासन के लिए। अब कहिए कि कोई खास अंग है, तो नहीं है, कोई खास अंग नहीं है। इसके निष्कासन के लिए जिस प्रकार भोजन अंदर गया उसी प्रकार विसरण क्रिया द्वारा इसका निष्कासन भी होता है, ठीक है। विसरण क्रिया द्वारा इसका निष्कासन भी सफलतापूर्वक हो जाता है। निष्कासन यानी कि कुछ अपशिष्ट पदार्थ जो ये ग्रहण करते हैं वे ये निष्कासन विसरण क्रिया द्वारा ये फिर निष्कासन भी करते हैं, और विसरण क्रिया द्वारा ये भोजन भी करते हैं, ठीक है। अमीबा के बारे में क्या क्या जाने पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अमीबा प्रोटोजोआ एक कोशिकीय मृदुजलीय जीव है। इनकी ये एक इसका आकृति कुटपाद पर निर्भर करती है। कुटपाद के कारण ही इसकी कुटपाद के बनने और बिगड़ने के कारण इसकी आकृति बनती है। कुटपाद पर इसकी आकृति कुटपाद के द्वारा ही अमीबा क्या कहता है गति करती है। अब भोजन विसरण क्रिया द्वारा ग्रहण करते हैं। भोजन के बाद इसका पाचन होता है। पाचन किस प्रकार होता है, तो अमीबा में पाचन इस प्रकार, इसका पेट में जब जाता है तो पाचन की क्रिया होती है, कुछ एंजाइम आते हैं और राजधानी का भी निर्माण होता है। राजधानी का निर्माण होने के बाद जब ये पाचन हो जाता है तो यह कहाँ जाता है, जीवद्रव्य में जाता है। जीवद्रव्य में जाने के बाद वह पूरे शरीर में वितरित हो जाता है। पूरे शरीर का यही कोशिकांग में वितरित हो जाता है, और वितरित होने के बाद वहां से फिर जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है, वितरित होने के बाद जो कुछ हुआ उसको वो फायदा हो गया, और जो अपशिष्ट पदार्थ बना वो क्या कहता है अमीबा जो रहता है अपशिष्ट पदार्थ क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थ को निष्कासन विसरण क्रिया द्वारा कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं किसमें, पैरामीशियम में। तो हम लोग आते हैं पैरामीशियम पर। इसको मिटाते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद हम इसको मिटाते हैं अब, ठीक है। अब आया पैरामीशियम। पैरामीशियम जीव कैसा है, जैसा कमेंट में लिखकर बता दे, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय। पैरामीशियम जो है वो अभी एक कोशिकीय ही जीव है। पैरामीशियम पहले फिगर इसका बनाते हैं। फिगर बनाने के बाद आप समझिएगा बड़ा ही आसानी से, ठीक है। ये फिगर आ गया पैरामीशियम का। चलिए आपका ये फिगर पैरामीशियम का बन गया। पैरामीशियम के फिगर में ये एक रहती है, इसका नाम बता दीजिए तो आप कमेंट में लिखकर बताइए। इसका नाम बताइए।
चलिए ये बन गया आपका पैरामीशियम, और इस पर हम सब कुछ समझते हैं। पैरामीशियम का आकार आपके किताब में दिया होगा। पैरामीशियम का आकार जो रहता है वह निश्चित है। पहला आ गया पैरामीशियम का आकार, यहाँ आप क्या देखे थे, इसका आकार अनिश्चित है और इसका आकार क्या है, आकार हो गया आपका इसका निश्चित। और इसमें क्या देखे थे, ये एक कोशिकीय है तो यह भी हो गया आपका एक कोशिकीय, एक कोशिकीय। ये क्या हो गया, एक कोशिकीय आ गया। ये मृदु जलीय प्रोटोजोआ है, यह भी आपका हो गया मृदु जलीय प्रोटोजोआ। क्या आ गया, मृदु जलीय प्रोटोजोआ। अब आता है इसमें तो गति आई कुटपाद के द्वारा। अब इसमें गति कैसे होगी, तो सीलिया के द्वारा इसमें गति उत्पन्न होती है। आखिर में सीलिया है कहाँ, तो चलिए हम आ जाते हैं फिगर में। ये आ गया आपका भोजन, ठीक है। भोजन जो आया इसका आकार तो है निश्चित, तो यह जाएगा कैसे, ये ऐसे करके जाता है अपना। ये मुख जो है इसमें कोशिका मुख होती है, ठीक है। इसमें भोजन ग्रहण करने के लिए मुख होता है। इस मुख को कहते क्या है, इस मुख को साइटोस्टोम इंग्लिश नाम है, इसी को याद रखिए। इस मुख को साइटोस्टोम कहते हैं। चलिए अब आ जाते हैं इसका भोजन ग्रहण कैसे करेगा। तो यह चला, कौन, पैरामीशियम चला, किसके द्वारा, यही है आपका सीलिया। ये है सीलिया, इसी सीलिया के द्वारा यह सीलियरी गति करती है। यह क्वेश्चन आएगा नहीं, इसको बता देते हैं, ये क्लास 9 में ही आपका दिया हुआ है। सीलिया के द्वारा कैसी गति उत्पन्न होती है, तो सीलियरी गति उत्पन्न होती है। पैरामीशियम का ऊपरी परत जो रहता है कवर, वो सीलिया से ढका होता है, और सीलिया के कारण ये जैसे टांग पैर होता है ना, हम चलते हैं तो पैर है, उसी प्रकार इसका भी सीलिया जो है ये पैर है। सबका पैर देखें, जैसे कमेंट में बता दीजिए। ये सीलिया के द्वारा गति करता है, और सीलिया की गति कैसे करता है, इसका आकार तो निश्चित है। इन किधर से भी कुटपाद के द्वारा ग्रहण किए, अब विषण क्रिया द्वारा अपने में संभाले, तो वैसा नहीं है। पैरामीशियम जो है ये ऐसे करके ऐसे भोजन की ओर ये अपना मुख ऐसे लाता है, इसमें सटाता है, और यह भोजन कहाँ आ जाता है, यह आपका आ जाता है इसके राजधानी में, ठीक है। ये आ गया आपका राजधानी में इसका भोजन। और राजधानी में भोजन होने के बाद होता क्या है, आपको सबको पता ही है। जिस प्रकार अमीबा में जो होता है वही इसमें होता है, हमारा शरीर में भी वही होता है। भोजन राजधानी में आ गया, राजधानी में आने के बाद ये पचता है, पचने के बाद ये ऐसे करके भोजन पूरे शरीर में जाकर इधर उधर घूमने के बाद जब सब जगह पाचन क्रिया हो जाती है, उसके बाद यह इसमें जो होता है निष्कासन के लिए, चूंकि है यह कोशिका एक कोशिकीय, तो इसमें किसी भी प्रकार का अंग संभव नहीं है, इसीलिए इसमें विसरण की क्रिया द्वारा निष्कासन होता है। विसरण क्रिया द्वारा निष्कासन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में, तो यही था आपका पैरामीशियम। चलिए अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं, अपना अपना आंख बंद कीजिए। पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है, प्रोटोजोआ मृदु जलीय है, इसका आकार निश्चित होता है। क्या कहता है आपका अमीबा का आकार अनिश्चित होता है, इसका आकार निश्चित होता है। यह प्रोटोजोआ मृदु जलीय है। सीलिया के ऊपर कौन सा कवर चढ़ा रहता है, इसमें पैरामीशियम के ऊपर सीलिया लगा रहता है। सीलिया में कैसी गति उत्पन्न होती है, तो सीलियरी गति उत्पन्न होती है। ये भोजन को अपने सीलिया के द्वारा ग्रहण कर भोजन ग्रहण करते हैं। अब भोजन ग्रहण करने के बाद ये राजधानी में भोजन जाती है, और भोजन राजधानी में जाने के बाद पाचन क्रिया होती है। पाचन क्रिया पूरे शरीर में होने के बाद पाचन क्रिया में पूरा शरीर में यह घूमता है। उसके बाद ये जब अपशिष्ट पदार्थ जो बचता है वह निष्कासन के लिए इसमें विसरण क्रिया द्वारा, इसमें चूंकि कोशिका अंग नहीं है इसलिए विसरण क्रिया के द्वारा यह हो जाता है निष्कासित। तो अब हम लोग चर्चा करते हैं मनुष्य के बारे में। अब मनुष्य का टॉपिक बड़ा हार्ड, बड़ा मुश्किल, बड़ा जो बोलिए, लेकिन आज हम लोग हल्का करने वाले हैं मनुष्य में पाचन की क्रिया। तो जिसको जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं मनुष्य में पाचन की क्रिया। स्क्रीनशॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं मनुष्य में पाचन। इसको मिटा दें, स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो अब भी ले लीजिए।
चलिए अब हम लोग आते हैं मनुष्य में पाचन। मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख से मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है और बड़ी आंत में जाकर यह खत्म होती है। और सबसे अधिक पाचन कहाँ होती है? तो छोटी आंत में इसका पाचन अच्छे तरीके से होता है। छोटी आंत में ही यह 90% तक पच जाता है और बचा बड़ी आंत वहाँ पर अवशोषित हो जाता है और उसके बाद निष्कासन क्रिया संभव हो जाती है। चलिए अब आते हैं मनुष्य में, मनुष्य का पाचन तंत्र पर आते हैं। पहले आते हैं आहार नाल किसे कहते हैं? मनुष्य लिखना है तो लिख देते हैं। मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में, या बोलते हैं आप लिख लीजिए, ऐसे लिखने में बनता नहीं है। मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं जिसे कि हम आहार नाल कहते हैं। लिख लिए, मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। और आहार नाल की लंबाई कितना है यह भी लिख लीजिए। आहार नाल, इसकी लंबाई हो गई आपकी 8 से 10 मीटर। आहार नाल प्लस पाचन क्रिया तथा कई ग्रंथियां मिलकर किसका निर्माण करती है? तो एक पाचन तंत्र का निर्माण करती है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको हम कहते हैं, पाचन तंत्र। अब पाचन तंत्र के कारण ही हम सभी जीवित हैं। ये सब बातों का अध्ययन करने के बाद हम अब आते हैं आहार नाल का पहला भाग, जो कि है हमारा मुख गुहा, यानी कि जिसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स हो गया और ये है आपका फेरिंग्स। तो आहार नाल का पहला भाग है आपका मुख गुहा। मुख गुहा में आता क्या क्या? जैसा कस के बताइए, जोर से बोलिए। दांत और आपका आ गया क्या? जीवा, जिसको टंग, जीभ। और दांत का इंग्लिश क्या होता है इसको आप कमेंट में लिखिए। मुख गुहा में आपका आ जाता है दांत प्लस जीभ। ठीक है, सबसे पहले हम अध्ययन कर लेते हैं जीभ का। जीभ, मुख गुहा जो है हमारी 2 मांसल ओठ के द्वारा क्या होती है? बंद रहती है। मुख गुहा में जीभ और दांत आते हैं। जीभ जो है यह मांसल रचना है, कहाँ पर रहती है? मुख गुहा के फर्श पर। मुख गुहा के फर्श पर, मुख गुहा के फर्श पर जीभ की एक मांसल रचना होती है, उसी को हम जीभ कहते हैं। यह मांसल रचना होती है जिनके कारण हमें स्वाद पता चलता है। चलिए पहले बना लेते हैं जीभ। ये मान लीजिए आपका जीभ हो गया। जीभ में आप कभी जीभिया तो किए ही होंगे, ज़्यादा खुरचने के बाद खून निकलने लगता है। और कभी कभी आप देखे होंगे भोजन करें अगर नमकीन तो वहाँ पे लहर भी उत्पन्न हो सकती है, तो वहाँ पर क्या होता है? कट जाता है। और जीभ की सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर निकले रहते हैं जिन्हें कि हम स्वाद कलिकाएं भी कहते हैं। जीभ की सतह पर छोटे छोटे कई अंकुर निकले रहते हैं, इन्हीं को हम स्वाद कलिकाएं कहते हैं। ठीक है, स्वाद कलिकाएं। स्वाद कलिकाओं के द्वारा ही हम क्या करते हैं? कोई भी मीठी, खट्टी, तीती, इन सारी वस्तुओं का पता लगाते हैं कि कौन सा खाद्य पदार्थ मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, तीता है। तो ये सब जो है जीभ के द्वारा आता है। अब हम लोग आ जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दांत पर। तो दांत जो है इसको 4 वर्गों में बांटा। दांत 4 प्रकार के हो गए आपके। पहला कौन? तो इंसाइजर, यानी कि रदनक, INCISOR। फिर आ जाता है आपका कृंतक, फिर आ गया आपका अग्रचवर्णक, फिर आपका आ जाता है चवर्णक। मनुष्य के शरीर में, एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में टोटल 32 दांत होते हैं।
कितने दांत? तो 32 दांत होते हैं। ये आपका हो गया कैनिन, CANIN। ये आ गया आपका प्रीमोलर, PREMOLAR। ये मोलर, MOLAR। तो दांत को 4 वर्गों में बांटा है, यही है आपका दांत। और दांत लगा किससे रहता है? ये ले लेते हैं हम दांत, ठीक है। ये भी आ गया दांत, ये भी आ गया दांत, ठीक है। दांत नीचे भी धंसा होता है, नीचे भी धंसा होता है। चलिए इसको धंसाते हैं। दांत आ गया आपका। दांत जिससे यह धंसा रहता है या लगा रहता है उसको हम क्या कहते हैं? बोल सकते हैं आप मसूड़ा, बोलिए मसूड़ा। इसको मसूड़ा कहते हैं। जो मसूड़ा के ऊपर वाला दांत रहता है इसको हम शिखर कहते हैं। अब जो मसूड़ा के नीचे रहता है इसको रूट बोलिए तो आप क्राउन, CROWN, क्राउन। और यह हो गया आपका रूट यानी कि जड़, ठीक है। इसी के द्वारा मनुष्य जो है भोजन को चबाता है। और दांत, चलिए एक दांत को आप निकालिए। एक दांत को हम निकाल लिए, ये आ गया हमारा एक दांत। क्या आपको पता है इसी प्रकार की दांत होती है? नहीं, ये दांतों में कई दांतों के अंदर भी कई सारी चीजें होती है। इन परतों को पहले बना लेते हैं। दांत में 3 परतें होती हैं। पहली परत जो होती है यह मज्जा होता है, जिसको हम दंत मज्जा बोले तो अस्थि मज्जा नहीं, दंत मज्जा है, इसको दंत मज्जा कहते हैं या अस्थि मज्जा बोल सकते हैं। इसके दांत के मज्जा के ऊपर, जस्ट ऊपर यह रहता है डेंटाइन। इसके जस्ट ऊपर तो इनामेल, शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ इनामेल। डेंटाइन जो है हमारे दांत का अधिकांश भाग तैयार करता है, अधिकांश भाग तैयार करता है। और इनामेल जो है हमारे शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है जो कि दांत में ही पाया जाता है, ठीक है। तो यही था आपका दांत। अब आता है कुछ लार। पाचन तो होते हैं मुख गुहा से ही प्रारंभ, तो लार जब तक नहीं रहेगी या कोई एंजाइम नहीं रहेगा तो पाचन संभव कैसे है? तो हमारे मनुष्य के शरीर में बोले तो मुख गुहा में 3 प्रकार की लार ग्रंथि है। पहला आ गया पैरोटिड लार ग्रंथि, या इंग्लिश नाम ही है। फिर आ गया सबलिंगुअल लार ग्रंथि, और तीसरा हो गया सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि। सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि। और ये लार ग्रंथि जो होती है मनुष्य के मुख गुहा से नलिका के द्वारा हमारे मुख गुहा में आता है और भोजन को उलटता पलटता है। भोजन को उलटने पलटने का काम कौन करता है? जीवा। भोजन को चबाने का काम कौन करता है? तो हमारा दांत। और भोजन को अच्छे से मिक्सचर बनाने में कौन काम करता है? तो यही 3 लार ग्रंथि, 3 जोड़ी लार ग्रंथि, 3 जोड़ी लार ग्रंथि। 3 ग्रंथि इधर से रहती है और 3 ग्रंथि इधर से रहती है, जोड़ा में रहती है, इसीलिए इसको 3 जोड़ी लार ग्रंथि कहते हैं। पैरोटिड लार ग्रंथि, सबलिंगुअल लार ग्रंथि और सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि। तो अब हमारा इसको अगर उतार लीजिए। उसके बाद हम आते हैं दंत अस्थि क्षय। दंत अस्थि क्षय, दंत अस्थि क्षय, इसका मतलब क्या हुआ? दंत अस्थि क्षय। एक बच्चा बोलता है दांतों में अस्थि क्षय, तो यह ऐसा नहीं है, ठीक है। दंत अस्थि क्षय, दंत का मतलब हो गया दांत, अस्थि का मतलब हो गया आपका हड्डी, और क्षय का मतलब हुआ उसका ह्रास। तो दांतों का जब ह्रास होता है, आप अगर ब्रश नहीं कीजिएगा, मुंह महकता है, गंदा होता है, पैरिया हो सकता है, तो उसी कारण दंत अस्थि क्षय यही होता है। इसमें आप चॉकलेट को ग्रहण किए, चॉकलेट में क्या रहता है? शक्कर रहता है, ठीक है। चॉकलेट क्या है? शक्कर यानी कि चीनी। यह हमारे दांतों से चिपक जाता है और इस पर आ जाते हैं कुछ बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया आते हैं, इसको चिबाते हैं, बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया आए और ये क्या करते हैं? अम्ल का स्राव करते हैं। अब ये अम्ल क्या करता है? ये अम्ल इनेमल को, जो कि सबसे कठोरतम पदार्थ है, इसको
मुलायम कर देता है। क्या कर देता है? मुलायम कर देता है। और मुलायम करने पर हमारे दांतों में छेद हो जाता है और इन छेद के कारण हमको पीड़ा होना प्रारंभ हो जाता है। और यही प्रक्रिया दंत अस्थि क्षय कहलाती है। अब उसके बाद आता है हमारा, तो जान गए ये इनेमल मुलायम कर देता है इसको। फिर इनेमल को मुलायम करने के बाद वह इनेमल में छिद्र हो जाता है। उसके बाद दांतों को हमारा दर्द होना प्रारंभ हो जाता है। तो वही है दंत अस्थि क्षय। अब हम लोग आ जाते हैं दंत प्लाक। पीला पीला दांत हो जाता है, वही है दंत प्लाक। देखते हैं दंत प्लाक। अब दंत प्लाक लंबे समय तक भोजन कीजिए, भोजन के कण क्या होते हैं? दांतों में फंस जाते हैं। दांतों में फंसने के बाद और बैक्टीरिया जो रहते हैं, ये आ गया आपका, मान लीजिए दांत आ गया, इस पे भोजन के कण मान लीजिए यहाँ दूसरे दांतों से यहाँ पर मान लीजिए भोजन के कण छोटे छोटे लग गए, या फिर मान लीजिए ये दांतों में ही भोजन के कण लगे, ये बैक्टीरिया आए यहाँ पर भी, ये जम गए। इसको क्या करते हैं? ये दांतों में अपना परत बनाना चाहते हैं, यहीं पर रहना चाहते हैं। और हम सुबह सुबह क्या करते हैं? ब्रश मार के उसको हटाते हैं। तो अगर आप ब्रश करना बंद कर दे तो दांतों में पीले पीले काई के रूप में दांत हो जाता है, उस पर का बहुत ही दुर्गंध या बदबू आता है, वही है दंत अस्थि प्लाक। तो चलिए अब आ जाते हैं आहार नाल के अगले भाग। अब आते हैं ग्रसनी पर। ग्रसनी जो है मुख गुहा का पिछला भाग है। कौन? ग्रसनी। वीडियो बड़ा ही लंबा खिंचा रहा है, इसको अब हम रोक देंगे। ग्रसनी, इसको दो वर्गों में बांटा गया है। एक हो गया आपका निगल द्वार और दूसरा हो गया कंठ द्वार। निगल द्वार, एक हो गया कंठ द्वार। निगल द्वार जो है वह आगे आहार नाल में ही खुलता है, आगे चलकर आहार नाल में खुलता है। और ये कंठ द्वार जो है यह श्वास नली में खुलता है। श्वास नली, ये श्वास नली में खुलता है, ये श्वास नली में खुलता है। और इसकी जो परत होती है, यानी ऊपरी परत, बोले तो ऊपरी परत, इसको इपिग्लोटिस कहते हैं। क्लास 7 में दिया हुआ है, एक बच्चे की कहानी है, उसको तो याद आ ही गया होगा इपिग्लोटिस नाम से। इपिग्लोटिस पहला देख ले, निगल द्वार। ग्रसनी को दो वर्गों में बांटा गया, एक निगल द्वार हो गया या दूसरा पॉइंट हो गया आपका कंठ द्वार। निगल द्वार और कंठ। निगल द्वार जो है आगे चलकर ग्रास आहार नाल में ही खुलता है और आहार नाल नहीं, आहार नाल तो सब आ जाता है, आगे चलकर यह ग्रास नली में खुलता है। ये ग्रास नली में खुलता है और ये श्वास नली में खुलता है। आखिर में ग्रास नली और श्वास नली है क्या? मान ये आ गया आपका गर्दन, ठीक है। गर्दन के बाद एक पाइप चले जाता है इधर, ठीक है, जहाँ पर कि ऐसे श्वास लिए तो ये हवा गई कहाँ, तो जहाँ पर ये हवा जाती है वहीं चला जाता है। और दूसरा पाइप आ जाता है आपका ऐसे। चलिए बन गया। इधर हो गया आपका श्वास नली। कौन? तो कंठ द्वार, श्वास नली। इधर आ गया ये वाला परत, ये आपका चले जाता है कहाँ? निगल द्वार में, आगे आहार नाल में जाकर खुलता है। तो यही श्वास नली जो है, श्वास नली जो है, इसी में इसी के ऊपरी परत पर, यानी कि यहाँ पर जो परत होती है उसी को हम इपिग्लोटिस कहते हैं। इपिग्लोटिस। अब का ये इपिग्लोटिस का कार्य क्या है? बड़े बुजुर्ग कहते हैं, क्या कहते हैं? खाने के समय बोलना नहीं चाहिए। ऐसा क्यों बोलते हैं? ये सत्य है या असत्य है? चलिए देखते हैं। वो सही ही बोलते हैं। क्यों? तो क्योंकि वो इपिग्लोटिस जो है यह है आपका वायु वाला मार्ग, ठीक है। श्वास नली, सांस जो लेते हैं यहाँ हवा जाती है और जो भोजन करते हुए नीचे सरकती है। अभी आगे करते हैं अध्ययन इसका, नीचे सरकती है और श्वास नली में हवा ही मात्र जाती है। और जब आप भोजन करते हैं, ठीक है, तो श्वास इपिग्लोटिस की परत यहाँ आ जाती है। और जब आप सांस लेते हैं, लिए सांस,
तो ये इपिग्लोटिस की परत जो रहती है यहाँ पर आ जाती है और यहाँ की परत क्या होती है, खुल जाती है। हवा चले गया इधर, अब और आपका ये जो हो गया कंठ द्वार, ये बंद हो जाता है। अब फिर इपिग्लोटिस क्या किया, जब हम भोजन किए निकले तो यह यहाँ से उठकर ये फिर यहाँ पर परत बन जाती है, इसको नीचे बाहर कर देती है। तो कभी कभी हम जब खाते हैं बोलते हैं, खाते हैं बोलते हैं, तो सांस लेते हैं फिर खाना भी खाते हैं, सांस लिए फिर निकले भी, सांस लिए निकले भी, तो इससे हमारा दिमाग कंट्रोल में, दिमाग है ना, तो वो कंट्रोल में नहीं रहता है। तो कभी कभी होता क्या है, कुछ छोटे छोटे कण जो होते हैं वो चले जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर चले जाने के बाद यही हिचकी की क्रिया होना प्रारंभ हो जाती है। यही है हमारा श्वास नली और ग्रसनी। इस पर देख लिया, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले ले। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो, आज के लिए बस इतना ही रहने दे। उसके बाद हम अध्ययन करेंगे पार्ट 4 में अमाशय, ग्रास नली और उसके बाद जो यकृत, अग्न्याशय, पित्ताशय, ये सब आएगा वगैरह वगैरह का सबका अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। कृपया प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, और दोस्तों के साथ अपना वीडियो शेयर करें। दोस्तों को बताएं कि यहाँ पर पढ़ाई चल रही है, इस चैनल पर से जुड़े। लाइव क्लास भी आप लोगों को देंगे, आपको ऑल टू ऑल विषय का, क्लास 8, क्लास 7, क्लास 6, क्लास 9, क्लास 10, हिस्ट्री, सिविक्स, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, साइंस SST, आपका मैथ, टोटल चीज करवाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।